मैं सुस्मिता कुशवाहा मानव अनुपात ITI में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आप लोगों को इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर की थ्योरी पढ़ा रही हूँ। इसमें आप लोग 3 फेज इंडक्शन पढ़ रहे हैं। आज अपन अगला टॉपिक देखते हैं। तो अपन ने पिछले वीडियो में वर्किंग देखा था, 3 फेज इंडक्शन मोटर की वर्किंग देखे थे और उसका प्रिंसिपल देखे थे, वर्किंग प्रिंसिपल देखे थे। यहाँ पे हमने देखा था कि जब हम इंडक्शन मोटर को 3 फेज सप्लाई देते हैं, स्टेटर में सप्लाई देते हैं, तो रोटर में EMF इंड्यूस हो जाता है। ये फैराडे के नियमानुसार होता है और इस EMF के कारण क्योंकि जो सर्किट होता है वो क्लोज होता है, एंड रिंग के द्वारा शॉर्ट सर्किट किया जाता है, तो वहाँ पर धारा प्रवाहित होने लगती है और यह धारा जो है तो EMF जिससे उत्पन्न हुई है, लेंज के नियमानुसार जो रिजल्ट होता है वो काज का अपोज करता है। ठीक है, यानी जिससे उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करती है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ तक देख लिया था। अब आगे देखते हैं अगला टॉपिक। देखते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या क्या विशेषताएं हैं। विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले तो ये इसकी संरचना क्या होती है, सरल होती है और रॉबस्ट यानी मजबूत होती है। अन्य मोटर की तुलना में इसकी संरचना स्क्विरल केज की, अपन स्क्विरल केज की बात कर रहे हैं, स्क्विरल केज की संरचना सरल होती है यानी सिंपल होती है और मजबूत होती है। फिर हमने देखा था कि 95% ये मोटर इंडस्ट्रीज़ में प्रयोग की जाती हैं। ओके, इसके बाद अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डबल केज रोटर में। तो डबल केज रोटर में अपन ने देखा था कि जो भी कंडक्टर है रोटर में 2 लेयर दी जाती हैं, उसमें 2 लेयर की जाती हैं, तो उसका टार्क बढ़ जाता है। उसका टार्क कैसे बढ़ जाता है? इसमें होता क्या है कि जो सिंगल केज रोटर होता है इसमें कुछ कमी होती है। कमी क्या होती है? इसका टार्क, स्टार्टिंग टार्क जो होता है वो कम होता है। इसको ओवरकम यानी दूर करने के लिए डबल केज इंडक्शन मोटर को डिज़ाइन किया गया था। डबल केज इंडक्शन मोटर का मेन फंक्शन है कि इसमें स्टार्टिंग टार्क हाई होता है और जब मोटर नॉर्मल स्पीड से मूव करने लगती है तो लो टार्क हो जाता है, जो कि मोटर की नॉर्मल स्पीड को बनाए रखने के लिए पर्याप्त होता है। ठीक है, इसीलिए सिंगल केज रोटर की जगह डबल केज रोटर का प्रयोग किया गया था। यदि सप्लाई के समय जो फ्रीक्वेंसी जैसे 50 हर्ट्ज रहती है, यही सेम फ्रीक्वेंसी किस में रहती है? रोटर में भी रहती है। लेकिन जब दोनों केज में, जो आउटर केज थी और इनर केज, दोनों केज में EMF इंड्यूस होता है, इसमें दोनों ही केज में क्या होता है? EMF इंड्यूस होता है, तो दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम ही रहती है। लेकिन जब मोटर की स्पीड क्या होती है? बढ़ती जाती है। जब मोटर की स्पीड बढ़ती जाती है तो इंड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी घटने लगती है, जिससे दोनों केज का रिएक्टेंस एक्सेल, दोनों केज का रिएक्टेंस कम हो जाता है। एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πfl, यानी हमारी अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो एक्सेल का मान भी कम हो रहा है। फिर जैसे जैसे दोनों केज का रिएक्टेंस घटता जाता है, एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये नेग्लिजिबल यानी ना के बराबर हो जाता है। ये जो रिएक्टेंस है ये ना के बराबर हो जाता है और तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा करंट कहाँ से फ्लो होने लगता है? जो अपनी ये इनर केज होती है, अपन ने देखा था। ये अधिक से अधिक करंट यहाँ पे इनर केज से प्रवाहित होने लगता है, क्योंकि इनर केज क्या होती है? लो रेजिस्टेंस मटेरियल से बनी होती है। ठीक है, और जो करंट है वो भी लो रेजिस्टेंस पाथ ही चूज करता है, क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है? करंट के फ्लो होने का विरोध करता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम होता है, इसीलिए अधिक से अधिक करंट इनर केज से प्रवाहित होने लगता है और इनर केज का जो टार्क है वो भी हाई हो जाता है।
क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो इसका टार्क क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। और आउटर केज में क्या हो जाता है, आउटर केज का जो रेजिस्टेंस है वो हाई रहता है, जिससे करंट आउटर केज से ना होकर इनर केज में ही प्रवाहित होती है। अगला अपन ने देखा था 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो इस तरह से हमने देखा था कि ये स्टेटर में 3 फेज सप्लाई दी जा रही थी और रोटर में 3 बाह्य प्रतिरोध लगे हुए थे। तो बाह्य प्रतिरोध लगाने का मेन रीजन क्या है, अपन ये समझते हैं। तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं उन्हें देखते हैं, उनका क्या काम है। तो रेजिस्टेंस का काम, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये रेजिस्टेंस वेरिएबल है, तो ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में सबसे पहले तो क्या करता है, स्टार्टिंग करंट को कम करने का काम करता है, स्टार्टिंग करंट को कम करता है। फिर अगला जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसका काम है मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना। जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है मोटर की स्पीड को भी कम करता है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से ये टैपिंग दिखाई जाती है ये। तो यहाँ पर हम इन टैपिंग्स को चेंज करके इंडक्शन मोटर की स्पीड को, स्लिप रिंग की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी का अगला फंक्शन है इसकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है वेरिएबल रेजिस्टेंस की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसे वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। अपन थोड़ा सा देखते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की जो सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं, इसमें मेन पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं स्टेटर को। तो स्टेटर में 3 फेज सप्लाई दी जाती है और यहाँ पर 3 फेज वाइंडिंग स्थापित की जाती है जो कि डेल्टा कनेक्टेड रहती है। इसे याद रखना है क्योंकि यही इम्पॉर्टेंट है। इसमें स्टेटर वाइंडिंग डेल्टा में कनेक्टेड रहती है और जबकि जो रोटर वाइंडिंग है, इसमें रोटर में भी वाइंडिंग की जाती है, वह डेल्टा में कनेक्टेड रहती है। और ये जो वाइंडिंग होती है एक इंसुलेटेड स्लिप रिंग के द्वारा कार्बन ब्रश के थ्रू 3 रेजिस्टेंसेस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस से कनेक्ट रहती हैं। तो यहाँ पर इंसुलेटेड इसलिए लिया जाता है ताकि कोई भी चीज़ इंसुलेशन किया जाता है ताकि एडी करंट लॉसेस को कम किया जा सके। जैसे हमारा आर्मेचर भी इंसुलेटेड रहता है, लैमिनेटेड रहता है। लैमिनेटेड इसलिए रखा जाता है ताकि एडी करंट लॉसेस को कम किया जा सके। इंडक्शन मोटर से रिलेटेड कुछ अपन शब्द देखते हैं। टर्मिनोलॉजी क्या क्या यूज़ की जाती है, टर्मिनोलॉजी शब्दावली। जैसे सबसे पहले हम सिंक्रोनस स्पीड शब्द आया है। सिंक्रोनस स्पीड क्या है, वह स्पीड जिससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है, सिंक्रोनस स्पीड कहलाती है। सिंक्रोनस स्पीड सप्लाई फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल पर डिपेंड करती है। इसको फॉर्मूला देखिए, NS = 120F/P। यानी अगर सिंक्रोनस स्पीड हमें बढ़ाना है तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा, अगर कम करना है तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी कम करके हम स्पीड को कम कर सकते हैं। इसी तरह जो सिंक्रोनस स्पीड है वो नंबर ऑफ पोल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर हम पोलों की संख्या कम कर दें तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी और
इसके विपरीत अगर पोल्स की संख्या बढ़ा दें तो स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तो सिंक्रोनस स्पीड हमने समझा वह स्पीड जिस स्पीड से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है सिंक्रोनस स्पीड कहलाती है। और इससे आरपीएम में इसकी इकाई जो है आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट में नापी जाती है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है स्लिप। हम देखते हैं कि हमारा जो स्टेटर स्पीड है, स्टेटर मीन्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड है, वह सिंक्रोनस स्पीड है। जबकि जो रोटर है, रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कुछ कम हो जाती है, यानी रोटर हमारा पीछे हो जाता है। इसी को स्लिप कहते हैं, यानी रोटर स्पीड कम होने के, स्लिप होने के कारण ही रोटर की स्पीड कम हो जाती है। तो स्लिप को निम्न सूत्र से प्रदर्शित करते हैं। स्लिप S इक्वल टू NS माइनस NR अपान NS। परसेंट में अगर करना है तो हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर NS सिंक्रोनस स्पीड है, NR रोटर की स्पीड है, और दोनों ही आरपीएम में मेज़र किए जाते हैं, दोनों की यूनिट आरपीएम है। फिर मेन जो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडक्शन मोटर की स्लिप लगभग कितनी हो सकती है, मिनिमम और मैक्सिमम कितनी हो सकती है। तो ये 2% से 5% के बीच होती है। तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की स्लिप का मान 2% से 5% तक होता है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 5% तक होती है। हमारा अगला पॉइंट है, शब्द है रोटर फ्रीक्वेंसी। रोटर फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट में इसका नाम FR दे देते हैं, रोटर फ्रीक्वेंसी। तो हम देखते हैं कि रोटर में जो भी वोल्टेज इंड्यूस होता है, यानी जो भी वोल्टेज इंड्यूस होता है, EMF कह सकते हैं, तो इसी EMF की जो फ्रीक्वेंसी होती है वही रोटर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। रोटर फ्रीक्वेंसी का मान स्लिप और स्टेटर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। रोटर फ्रीक्वेंसी का मान स्लिप और सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, स्टेटर फ्रीक्वेंसी दोनों ही बोल सकते हैं। तो अपन इसको FS बोल सकते हैं, स्टेटर फ्रीक्वेंसी। तो इसका रिलेशन क्या होता है, स्लिप इक्वल टू रोटर फ्रीक्वेंसी FR इक्वल टू स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, यानी FR इक्वल टू S इंटू FS हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी की इकाई हर्ट्स होती है, तो हम इसकी यूनिट हर्ट्स ही लिखेंगे। अब हम इन्हीं फार्मूलों का एप्लीकेशन देखते हैं कि ये फार्मूले कैसे यूज़ होंगे। सबसे पहले एक हम न्यूमेरिकल देखते हैं कि एक 5 किलोवाट 50 हर्ट्स 6 पोल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर 960 RPM पर चलती है। तो कैलकुलेशन करना है हमें। फर्स्ट है सिंक्रोनस स्पीड और सेकंड है स्लिप।
सेकंड है स्लिप। इस तरह हमारे पास एक क्वेश्चन है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर से रिलेटेड है। 5 किलोवाट 50 हर्ट्ज 6 पोल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर 960 आरपीएम पर चलती है। तो कैलकुलेशन करना है हमें सिंक्रोनस स्पीड और स्लिप। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, एनएस सिंक्रोनस स्पीड। एनएस का फॉर्मूला क्या होता है 120 एफएस अपान पी। तो हम साइड में देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया है, क्या सभी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। तो एफएस हम देख रहे हैं, सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफएस हमें दिया है 50 हर्ट्ज और नंबर ऑफ पोल 6 दिया है, यानी हम यहाँ से सिंक्रोनस स्पीड फाइंड कर सकते हैं। तो पुट करते हैं फॉर्मूले में 120 इंटू 50 अपान 6, 6 2 ज़ा 12, यानी हमारी स्पीड आ जाएगी 20 इंटू 50 इक्वल टू 1000 आरपीएम। तो फर्स्ट आंसर हमारा आ गया है। अब सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या था, क्या फाइंड करना है, स्लिप। तो स्लिप के लिए हमने फॉर्मूला देखा था, स्लिप इक्वल टू हमने देखा था रोटर फ्रीक्वेंसी से ही हमारी स्लिप निकल सकती है। S इंटू एफ एस होता है फॉर्मूला रोटर फ्रीक्वेंसी का, यानी हमें रोटर फ्रीक्वेंसी भी दिया है और स्टेटर फ्रीक्वेंसी भी दिया है। इन दोनों से हम स्लिप निकाल सकते हैं। तो हम स्लिप का यहाँ से पक्षांतर करके फॉर्मूला बना लेते हैं, एफ आर अपान, यहाँ से हम स्लिप का फॉर्मूला लिखेंगे एन एस माइनस एन आर अपान एन एस इंटू 100। तो S इक्वल टू एन एस है 1000, एन आर है 960 अपान 960 इंटू 1000 इंटू 100। स्लिप इक्वल टू तो हम यहाँ से घटा देंगे तो 40 आ जाएगा बटे 1000 गुणे 100। तो डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो ये 1 ये, यानी S हमारा कितना आ गया 4%। तो इस तरह से हम दोनों ही फॉर्मूले का उपयोग करके सिंक्रोनस स्पीड और स्लिप हमने निकाल लिया है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक एसी प्रेरण मोटर की सिंक्रोनस स्पीड 25 आरपीएम है और उसकी रोटर स्पीड यानी गति 23.75 आरपीएम है, तो उसकी अंशीय स्लिप क्या होगी। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन दिया है। हम देखते हैं हमें गिवन में क्या क्या है, गिवन डेटा में क्या क्या है। हमें एनएस दिया है सिंक्रोनस स्पीड 25 आरपीएम और रोटर स्पीड 23.75 आरपीएम। हमें फाइंड करना है अंशीय स्लिप। फाइंड क्या करना है, अंशीय स्लिप। तो हमें स्लिप का फॉर्मूला पता है, सेम फार्मूले पे रखेंगे एन एस माइनस एन आर अपान एन एस इंटू 100। तो एन एस कितना है 25 माइनस 23.75 हमारा है एन आर, फिर 25 एन एस का मान और अंशीय स्लिप निकाल रहे हैं। फिर हम यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा, तो ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 1.25 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100। अब 100 है और पॉइंट है 2 डिजिट, 2 अंक पहले दशमलव है, तो हम यहाँ से ये 100 का यहाँ पे गुणा कर देंगे तो ये दशमलव हमारा हट जाएगा, एक तरह से कहना चाहिए, बटे 25 .
और 25 से हम डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये हमारी तो परसेंट में स्लिप आएगी। जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया वो प्रतिशत का है, ये हमारा परसेंट में आ जाएगा। अंशीय स्लिप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये 0.05 आ जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ भी दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। सेकंड फार्मूला जो अंशीय स्लिप का फार्मूला होता है वो NS माइनस NR अपान NS होता है, 100% वाले में होता है। तो यहाँ से भी हम वैल्यू पुट करके रख करके फाइंड कर सकते थे। डायरेक्ट यहाँ से आ जाता, हमें 100 से डिवाइड नहीं करना पड़ता। यहाँ पे ये 1.25 डिवाइडेड बाई 25 और 25 से 25 से जब हम डिवाइड कर देते, भाग दे देते, तो ये आ जाएगा 0.05 अंशीय स्लिप फ्रैक्शन। अब आगे हम देखते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर दोनों की तुलना। देखते हैं क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या अलग है इसमें। तो सबसे पहले अपन देखते हैं रोटर संरचना। रोटर संरचना तो हमने देखा था कि जो स्क्विरल केज रोटर होता है वो उसकी संरचना सरल होती है, जबकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की संरचना क्या होती है, कठिन होती है। कठिन हो जाती है क्योंकि इसमें बाह्य रेजिस्टेंस भी लगाना है, कार्बन ब्रेसेस भी यूज़ किए जा रहे हैं और स्लिप रिंग वगैरह। इस तरह से इस रोटर की संरचना कठिन हो जाती है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं मेंटेनेंस, अनुरक्षण। तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में वाइंडिंग सिर्फ स्टेटर में होती हैं। तो जब भी हमें मेंटेनेंस की बात आती है तो हम वाइंडिंग अगर ख़राब हो गई है तो उसे चेंज कर सकते हैं, रीवाइंडिंग करवा सकते हैं। और हमें रोटर में कंडक्टर होते हैं, उसमें ज़्यादा कोई भी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है। फिर देखते हैं स्लिप रिंग में। तो स्लिप रिंग के रोटर में भी वाइंडिंग होती है, 3 फेज वाइंडिंग की जाती है। तो स्टेटर के साथ रोटर की भी रीवाइंडिंग करवाना पड़ता है इन केस वाइंडिंग ख़राब हो जाती है। फिर यहाँ पर जो ब्रशेस हैं वो भी घिसते रहते हैं, जब मोटर चलती है तो ब्रशेस घिस रहे हैं, स्लिप रिंग है और बाह्य प्रतिरोध हैं। इन सब के कारण मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगला पॉइंट देखते हैं कास्ट यानी कीमत। तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की जो कास्ट है, संरचना सरल होने के कारण कम होती है और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की कास्ट ज़्यादा हो जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं स्टार्टिंग टॉर्क। हमने देखा था जो टॉर्क होता है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में कोई भी रेजिस्टेंस उपयोग नहीं किया जाता है। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की तुलना में इसका टॉर्क कम होता है। और जहाँ पर सिंगल केज इंडक्शन मोटर हमने पढ़ा था तो सिंगल केज इंडक्शन मोटर का रोटर का भी टॉर्क कम था, इसीलिए उसको ओवरकम करने के लिए डबल केज रोटर प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसके बाद फिर भी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की तुलना में कम ही होता है और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का ज़्यादा होता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं गति, स्पीड। जो स्पीड होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की, तो वैसे तो कहा जाए तो नो लोड से फुल लोड तक ये ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है इंडक्शन मोटर में। फिर भी अगर हम दोनों मोटर की तुलना कर रहे हैं तो यहाँ पर इसकी लोड के जैसे लोड बढ़ता है तो कुछ कम हो जाती है। और जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है इसमें ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, लोड का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, यानी इसकी जो स्पीड है तो लोड पर कुछ ज़्यादा ही कम हो जाती है। फिर अगला देखते हैं स्टार्टिंग करंट।
तो स्टार्टिंग करंट हम देखते हैं, यहाँ पर प्रतिरोध नहीं होता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में किसी भी प्रकार का बाह्य या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर स्टार्टिंग करंट ज़्यादा होता है और यहाँ पर स्टार्टिंग करंट स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में कम हो जाता है। फिर उपयोग देखते हैं किसका कहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है उसका जहाँ पर हाई स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है, स्टार्टिंग टार्क की अधिक आवश्यकता होती है, वहाँ पर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कंप्रेसर, कन्वेयर, क्रेन, होइस्ट, स्टील मिल, प्रिंटिंग मिल्स, यानी जहाँ पर हमें भार जैसे उठाना है वहाँ पर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए स्क्विरल केज का कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, जैसे ड्रिलिंग मशीन है, ग्राइंडर है, वाटर पंप, प्रिंटिंग मशीन, इन सभी चीज़ों में स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। अपने घरों में जो मोटर होती है वो स्क्विरल केज मोटर ही होती है, 3 फेज़ वाली स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है। और हमने देखा था उपयोग, तो 95% स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर प्रयोग की जाती है और 5% स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर प्रयोग की जाती है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की एक विशेषता है कि यह फुल लोड में भी लगभग स्मूथ रनिंग देती है। स्मूथ रनिंग यानी यहाँ पर जर्क नहीं होता है, स्मूथ रनिंग देती है। तो हम पढ़ रहे थे शब्दावली। अगली शब्दावली है रोटर ईएमएफ। रोटर ईएमएफ हमने स्लिप, सिंक्रोनस मोटर, रोटर फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें देख लिया था। इसके बाद हम आते हैं रोटर ईएमएफ। तो रोटर में ईएमएफ हमें पता है ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया क्या है कि हम स्टेटर में सप्लाई देते हैं और रोटर में कोई भी सप्लाई नहीं देते हैं। रोटर को शॉर्ट सर्किटेड कंडक्टर द्वारा बनाया जाता है। कंडक्टर वहाँ पर शॉर्ट सर्किटेड किए हुए होते हैं और सर्किट क्लोज होने के कारण वहाँ पर ऑटोमेटिक ही ईएमएफ बनता है और धारा प्रवाहित होने लगती है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसे रोटर ईएमएफ कहते हैं। और इस ईएमएफ को स्टेटर वोल्टेज से तुलना करते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि जो E2/E1 है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला हमने पढ़ा था, E2/E1 N2/N1 V2/V1 और जो करंट होता है वो जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि रोटर ईएमएफ को कैसे रिलेट कर सकते हैं। E2/E1 N2/N1 जैसे ट्रांसफॉर्मर होता है, हमने ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमने देखा था, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो जो इंडक्शन मोटर है वो भी एक ट्रांसफॉर्मर की तरह ही काम करती है। ट्रांसफॉर्मर में भी प्राइमरी में सप्लाई दी जाती है और सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो वहाँ पर 2 प्रकार के इंडक्शन होते हैं, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हमारा कौन सा हो रहा, म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, इसीलिए इस मोटर का नाम इंडक्शन मोटर है। तो यहाँ पर हम रोटर का ईएमएफ निकालते हैं। तो E2 = E1 इंटू N2/N1 हो जाएगा। इस तरह से N1 और N2 टर्न की संख्या है, N1 और N2
नंबर ऑफ टर्न यानी टर्नों की संख्या है। और E1 और E2 EMF है, इंड्यूस्ड EMF है। इस प्रकार इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम रोटर EMF का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा रोटर EMF, और आगे हम कल पढ़ेंगे रोटर करंट, पावर फैक्टर, पावर कौन कौन से प्रकार की होती हैं, और टॉर्क इक्वेशन पढ़ेंगे। तो ये 4 टॉपिक हम कल करते हैं। आप लोग ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल अपन ये चारों टॉपिक देखते हैं। ये जो वीडियो है भारत माधव ITI की तरफ से आप लोगों के लिए भेजा जा रहा है, बनाया जा रहा है। अधिक से अधिक आप लोग देखिए, अच्छी तैयारी करिए। धन्यवाद।